नमस्कार मित्रों, आज पुनः उपस्थित हूँ मैं आपके लिए एक बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर, हमेशा की तरह। इस कहानी का शीर्षक है चारा काटने की मशीन और इसके लेखक हैं हिंदी साहित्य के एक बहुत ही सुविख्यात लेखक उपेंद्र नाथ अश्क। तो आनंद लीजिए उपेंद्र नाथ अश्क जी की कहानी चारा काटने की मशीन। रेल की लाइनों के पार इस्लामाबाद की नई आबादी के मुसलमान जब सामान का मोह छोड़ जान का मोह लेकर भागने लगे तो हमारे पड़ोसी लहना सिंह की पत्नी चेती, तुम हाथ पर हाथ धरे नामर्दों की भांति बैठे रहोगे, सरदारनी ने कहा, और लोग एक से एक बढ़िया घर पर कब्जा कर लेंगे। सरदार लहना सिंह और चाहे जो सुन लें, परंतु औरत जात के मुंह से नामर्द सुनना उन्हें कभी गवारा न था। इसलिए उन्होंने अपनी ढीली पगड़ी को उतारकर फिर से जूड़े पर लपेटा, धरती पर लटकती हुई तहमद का किनारा कमर में खोसा, कृपाण को म्यान से निकालकर उसकी धार का निरीक्षण करके उसे फिर म्यान में रखा और फिर इस्लामाबाद के किसी बढ़िया नए मकान पर अधिकार जमाने के विचार से चल पड़े। वे अहाते में ही थे कि सरदारनी ने दौड़कर एक बड़ा सा ताला उनके हाथ में दे दिया। मकान मिल गया तो उस पर अपना कब्जा कैसे जमाओगे? सरदार लहना सिंह ने एक हाथ में ताला लिया, दूसरा कृपाण पर रखा और लाइनें पार कर इस्लामाबाद की ओर बढ़े। खालसा कॉलेज रोड अमृतसर पर पुतली घर के समीप ही हमारी कोठी थी। उसके बराबर एक खुला अहाता था। वहीं सरदार लहना सिंह चारा काटने की मशीनें बेचते थे। अहाते के कोने में 2-3 अंधेरी सीली कोठरियाँ थीं। मकान की किल्लत के कारण सरदार साहब वहीं रहते थे। यद्यपि काम उन्होंने 1,500-2 हज़ार रुपये से आरंभ किया था, पर लड़ाई के दिनों में किसानों के पास रुपये का बाहुल्य होने से उनका काम खूब चमका। रुपया आया तो सामान भी आया और सुख सुविधा भी की आकांक्षा भी जगी। यद्यपि प्रारंभ में उस अहाते और उन कोठरियों को पाकर पति पत्नी बड़े प्रसन्न हुए थे, परंतु अब उनकी पत्नी जो सरदारनी कहलाने लगी थी, उन कोठरियों तथा उनकी सील और अंधेरे को अतीव उपेक्षा से देखने लगी थी। ग्राहकों को मशीनों की फुर्ती दिखाने के लिए दिन भर उसमें चारा कटता रहता था। अहाते भर में मशीनों की कतारें लगी थीं, जो भावना रहित हो अपने तीखे चूरों से चारे के पूले काटती रहती थीं। सरदारनी के कानों में उनकी कर्कश ध्वनि हथौड़ों की अनवरत चोटों सी लगती थी। जहाँ तहाँ पड़े हुए चरी के पूले और चारे के ढेर अब उसकी आंखों को अखरने लगे। सरदार लहना सिंह तो यद्यपि उनकी पगड़ी और तहमद रेशमी हो गई थी और उनके गले में लकीरदार गबरून की कमीज का स्थान घुटनों तक लंबी बोस्की की कमीज ने ले लिया था, वही पुराने लहना सिंह थे। उन्हें न कोठरियों की तंगी अखरती थी, न तारीकी, न मशीनों की कर्कशता, न चारे के ढेरों की निरीहता, बल्कि वे तो इस सारे वातावरण में बड़े मस्त रहते थे। वे उन सरदारों में से थे जिनके संबंध में एक सिख लेखक ने लिखा था कि जिधर से पलट कर देख लो सिख दिखाई देंगे। कुछ दुबले पतले हों यह बात नहीं, अच्छे खासे हष्टपुष्ट आदमी थे और उनकी मर्दुमी के परिणाम स्वरूप 5 बच्चे जोंकों की तरह सरदारनी से चिपटे रहते थे। परंतु यह सरदारनी का ढंग था। उसे यदि सरदार लहना सिंह से कोई काम कराना होता जिसमें कुछ बुद्धि की आवश्यकता हो तो वह उन्हें बुद्धू कहकर उकसाती, और यदि ऐसा काम कराना होता जिसमें कुछ बहादुरी की जरूरत हो तो उन्हें नामर्द का ताना देते।
उसका ढंग था तो खासा अशिष्ट, पर रुपया आने और अच्छे कपड़े पहनने से ही तो अशिष्ट आदमी शिष्ट नहीं हो जाता। फिर सरदारनी को नए धन का भान चाहे हो, शिष्टता का भान कभी न था। सरदार लहना सिंह इस्लामाबाद पहुँचे तो वहाँ मारधाड़ मची हुई थी। उनकी चारा काटने की मशीन जिस प्रकार भावना रहित होकर चरी के निरीह पूले काटती थी, उसी प्रकार उन दिनों एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म के अनुयायियों को काट रहे थे। सरदार लहना सिंह ने अपनी चमचमाती हुई कृपाण निकाली कि यदि किसी मुसलमान से मुठभेड़ हो जाए तो तत्काल उसे अपनी मर्दुमी का प्रमाण दे देंगे। परंतु इस ओर जीवित मुसलमान का निशान तक न था। हाँ, गलियों में रक्तपात के चिन्ह अवश्य थे और दूर लूट मार की आवाज़ें भी आ रही थीं। तभी जब वे सतर्कता से बढ़े जा रहे थे, उनको अपने मित्र गुरुदयाल सिंह का मकान का ताला तोड़ते दिखाई दिए। उनको अपने मित्र गुरुदयाल सिंह एक मकान का ताला तोड़ते दिखाई दिए। सरदार लहना सिंह ने रुककर प्रश्नसूचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। मैं तो इस मकान पर कब्जा कर रहा हूँ। सरदार गुरुदयाल सिंह ने एक उचटती हुई दृष्टि अपने मित्र पर डाली और निरंतर अपने काम में लगे रहे। तब सरदार लहना सिंह ने ढीली होती हुई पगड़ी का सिरा निकालकर पेच कसा और अपने मित्र के नए मकान की ओर देखा। उसे देखकर उन्हें अपने लिए मकान देखने की याद आई और वे तत्काल बढ़े। दो एक मकान छोड़कर उन्हें सरदार गुरुदयाल सिंह की अपेक्षा कहीं बड़ा और सुंदर मकान दिखाई दिया, जिस पर ताला लगा था। आव देखा न ताव, उन्होंने गली में से एक बड़ी सी ईंट उठाई और दो चार चोटों में ही ताला तोड़ डाला। वह मकान यद्यपि बहुत बड़ा न था, परंतु उनकी उन कोठरियों की तुलना में तो स्वर्ग से कम न था। कदाचित किसी शौकीन क्लर्क का मकान था, क्योंकि एक छोटा सा रेडियो भी था और ग्रामोफोन थी। गहने कपड़े न थे और ट्रंक खुले पड़े थे। मकान वाला शायद मारधाड़ से पहले शरणार्थी कैंप या पाकिस्तान भाग गया था। जो सामान वह आसानी से ले जा सकता था ले गया। फिर भी ज़रूरत का काफ़ी सामान घर में पड़ा था। यह सब देखकर सरदार लहना सिंह ने उल्टी कलाई मुंह पर रखी और जोर से बकरा बुलाया। फिर तहमद की कोर को दोनों ओर से कमर में खोसा और सामान का निरीक्षण करने लगे। जितनी काम की चीज़ें थीं वे सब चुनकर उन्होंने एक ओर रखी, अनावश्यक उठाकर बाहर फेंकी। वही बड़ा ताला जो वे घर से लाए थे मकान में लगाया। गुरुदयाल सिंह को बुलाकर समझाया कि उनके मकान का ख्याल रखें और स्वयं अपना सामान लाने चले कि मकान पूर्ण रूप से उनका हो जाए। जब वे अपने घर पहुंचे तो उन्हें ख्याल आया कि सामान ले जाएंगे कैसे। इस भगदड़ में तांगा इक्का कहाँ। तब अहाते से साइकिल लेकर वे अपने पुराने मित्र रामधन ग्वाले के यहाँ पहुँचे, जिसकी बैलगाड़ी पर ट्रकों पर लाने ले जाने से पहले वे अपनी चारा काटने की मशीनें लादा करते थे। मिन्नत समाजत कर दोहरी मजदूरी का लालच देने के बाद वे उसे ले आए। जब सारा सामान गाड़ी में लद गया और वे चलने को तैयार हुए तो सरदारनी ने साथ चलने का अनुरोध किया। तब उन्होंने उस नेक वक्त को समझाया कि वहाँ से दूसरे सरदार अपनी सिंगनियों को बुला लेंगे तो वे भी ले जाएंगे। वे लाख सिंगनियाँ सही सरदार लहना सिंह ने अपनी पत्नी को समझाया, पर हैं तो औरतें ही और दंगे फसाद में औरतें ही को अधिक सहना पड़ा है। फिर उन्होंने समझाया कि हाथे का भी तो ख्याल रखना चाहिए। शरणार्थी धड़ाधड़ आ रहे हैं, कौन जाने यहाँ घर खुला देखकर जम जाए। सरदारनी मान गई, परंतु जब सरदार लहना सिंह चलने लगे तो उसने सुझाया कि वे सामान के साथ चारा काटने की एक मशीन ले जाकर अवश्य अपने नए घर में स्थापित कर दें, ताकि उनकी मिल्कियत में किसी प्रकार का संदेह न रहे और सभी को पता चल जाए कि यह मकान चारा काटने की मशीनों वाले सरदार लहना सिंह का है। सरदारनी का यह प्रस्ताव सरदार जी को बहुत अच्छा लगा। यद्यपि बैलगाड़ी में
और स्थान न था, परंतु सामान पर सबसे ऊपर चारा काटने की एक मशीन किसी न किसी प्रकार रखी गई। गिर न जाए इसलिए रस्सों से उसे कसकर बांधा गया और सरदार लहना सिंह अपने नए घर पहुँचे। गुरदयाल सिंह की सिंघनी और बच्चे तो नए मकान में पहुँच भी गए हैं। तब उन्हें लगा कि उनसे भारी गलती हो गई है, उन्हें भी अपनी सिंघनी को तत्काल ले आना चाहिए। यदि पतला दुबला गुरदयाल अपनी सिंघनी को ला सकता है तो वे क्यों नहीं ला सकते। यह सोचना था कि सारे सामान को उसी प्रकार ड्योढ़ी में रख वही बड़ा सा ताला लगा। उन्होंने गुरदयाल सिंह से कहा कि भाई जरा ख्याल रखना, मैं भी अपनी सिंघनी को ले आऊँ, संगत हो जाएगी। और उसी बैलगाड़ी पर सरदार लहना सिंह उल्टे पांव लौटे। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी सरदारनी को बच्चों के साथ तत्काल तैयार होने के लिए कहा, परंतु 1-1.5 घंटे के बाद जब अपने बीवी बच्चों सहित सरदार लहना सिंह इस्लामाबाद पहुँचे तो उनके नए मकान का ताला टूटा पड़ा था। ड्योढ़ी से उनका सारा सामान गायब था। केवल चारा काटने की मशीन अपने पहरे पर मुस्तैदी से जमी हुई थी। घबरा कर उन्होंने गुरदयाल सिंह को आवाज़ दी, परंतु उनके मकान में कोई और सरदार विराजमान थे। उनसे पता चला कि गुरदयाल सिंह दूसरी गली के एक और अच्छे मकान में चले गए हैं। तब सरदार लहना सिंह कृपाण निकालकर अपने मकान की ओर बढ़े कि देखें चोर और क्या क्या ले गए हैं। ड्योढ़ी में उनके प्रवेश करते ही 2 लंबे तगड़े सिखों ने उनका रास्ता रोक लिया। बैलगाड़ी पर सवार उनके बीवी बच्चों की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा कि यह मकान शरणार्थियों के लिए नहीं है, इसमें थानेदार बलवंत सिंह रहते हैं। थानेदार का नाम सुनकर लहना सिंह की कृपाण म्यान में चली गई और पगड़ी कुछ और ढीली हो गई। हुजूर, इस मकान पर तो मेरा ताला पड़ा था, मेरा सारा सामान। चलो चलो बाहर निकलो, अदालत में जाकर दावा करो, दूसरे के सामान को अपना बताते हो। और उन्होंने सरदार लहना सिंह को ड्योढ़ी से निकाल दिया। तभी लहना सिंह की दृष्टि चारा काटने की मशीन पर गई और उन्होंने कहा, देखिए यह मेरी चारा काटने की मशीन है, किसी से पूछ लीजिए, मुझे यहाँ सभी जानते हैं। परंतु शोर सुनकर अपने नए मकानों से जो सरदार या लाला बाहर निकले, उनमें एक भी परिचित आकृति लहना सिंह को न दिखाई दी। यूँ क्यों नहीं कहते कि चारा काटने की मशीन चाहिए, उन्हें धकेलने वाले एक सिख ने कहा। और वह अपने साथी से बोला, सुट ओ करतार सिंगा, मशीन नू बाहर, गरीब शरणार्थी हण, असां यह मशीन साली की करनी है। और दोनों ने मशीन बाहर फेंक दी। 2-2.5 घंटे के असफल बावेले के बाद जब सरदार लहना सिंह रात आ गई जानकर वापस अपने अहाते को चले तो उनके बीवी बच्चे पैदल जा रहे थे और बैलगाड़ी पर केवल चारा काटने की मशीन लदी हुई थी। मित्रों, अभी आपने सुनी कहानी चारा काटने की मशीन, जिसके लेखक थे मशहूर हिंदी के साहित्यकार उपेंद्र नाथ अश्क जी।